इससे क्या मतलब है बेटा, नॉमिनेशन किसे बोलते हैं, व्हाट इज नॉमिनेशन, एनीवन, वर्षा नहीं पता बेटा, क्या बेटा, सिलेक्टेड मतलब मैंने आपको बताया था कि एक सीट होती है बेटा, जैसे कि आपकी चांदपुर विधानसभा सीट में हम आप लेते हैं चांदपुर, ठीक है, फॉर एग्जांपल चांदपुर सीट जो है, इस चांदपुर सीट पे भी कुछ लोग इलेक्शन में कंप्लीट करेंगे। मान लेते हैं कि एक लोग ऐसे हैं जो इस सीट पे इलेक्शन के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो जब इस सीट पे के लिए कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको कहीं पे तो कुछ ना कुछ नाम करना होगा ना कि हम वो कंप्लीट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेशन। जब वो अपना नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देते हैं कि मैं बिजनौर सीट से या मैं चांदपुर सीट से या मैं नगीना सीट से या जो भी सीट है फॉर एग्जांपल कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र से मैं नॉमिनेशन करता हूं, मतलब मैं अपना नामांकन करता हूं इसलिए कि मैं इलेक्शन में कंप्लीट कर रहा हूं, लोग मुझे वोट देंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं इस सीट से जीत के आ सकता हूं, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं कि ये खड़ा हुआ इलेक्शन के अंदर बोलते हैं ना, ऐसा कि भाई इलेक्शन में कौन कौन खड़ा है, ये व्यक्ति क्या करना होता है, सबसे पहले इनके पास कुछ जिम्मेदारियां होती है जो उनको निभानी होती है, वो क्या, इनकी पहली प्राथमिकता होती है कि ये किसी पार्टी के साथ जुड़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है बट अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होता है वो किसी न किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसने बोला है कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, बोलते हैं ना कांग्रेस का उम्मीदवार बोलते हैं नॉमिनेशन के लिए, तो कांग्रेस का उम्मीदवार है, एक व्यक्ति भाजपा का उम्मीदवार है, एक सपा का उम्मीदवार है, एक बसपा का उम्मीदवार है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से है और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्या कहलाते हैं, निर्दलीय। क्या कहलाते हैं, निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। क्या बोलते हैं उन्हें, इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, फिर भी वो इलेक्शन के अंदर कंपीट कर सकते हैं, अलाउ है, आप चाहें तो आपके लिए योजना नहीं करता, मतलब इसके लिए पूरी होती है मिनिमम 25 इयर्स, इलेक्शन में कितनी एज कितनी है, 25 इयर्स। तो अगर आप 25 इयर्स से ऊपर है, फॉर एग्जांपल मैं हूं 25 इयर्स से ऊपर है, अगर ये इलेक्शन आएंगे तो मैं चाहूं तो इलेक्शन के अंदर कंप्लीट कर सकता हूं, लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी, दोनों चुनाव में मैं कंप्लीट कर सकता हूं, भले मुझे अपना फॉर्मूला नहीं लेगा वो अलग बात है, लेकिन मैं कंप्लीट कर सकता हूं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो क्या है, सबसे पहले तो आपकी जो एज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 25 इयर्स होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जो होता है ना लोगों के ऊपर मर्डर केस वगैरह इस तरह जो होते हैं, क्रिमिनल चार्ज, हां कोई भी इस तरह का केसेस जो हैं वो कोई भी केस आपके ऊपर नहीं होने चाहिए, अगर वो है तो भी आपका नॉमिनेशन रद्द किया जा सकता है, ठीक है। होता नहीं है, हालांकि जितने भी नेता वगैरह हमारे होते हैं बहुत लोग ऊपर के होते हैं, ठीक है, बट एक बात है जो बता रहा हूं आपको, आता है बेटा कि जो व्यक्ति है उसका क्या पढ़े लिखे होना जरूरी है, जो इलेक्शन में नॉमिनेट कर रहा है क्या उसका एजुकेटेड होना जरूरी है, नहीं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना पढ़ा लिखा है और बिल्कुल अनपढ़ है वो व्यक्ति भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्या राय है, क्या ये ठीक है, क्या हमारे लीडर्स का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, होना चाहिए, यस सर, जो मतलब उसमें खड़ा हो रहा है चुनाव में तो सारा अगर वो क्रिमिनल हो तो भी सिर्फ वो खड़ा हो सकता है बेटा, अगर बहुत बड़ा कोई सीवियर केस होता है, अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल है कि हां किया है उसको सजा मिल चुकी है तो वो नहीं हो पाएगा, बट किसी के ऊपर केस चल रहा है कि किया हो सकता है वो हो जाएगा, बिकॉज अभी वो प्रूव नहीं हुआ। क्या बात कर रहे थे बेटा कि क्या उनका एजुकेटेड होना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है, आप लोगों को पढ़ना ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक लीडर का, एक नेता का, एक पॉलिटिशियन का एजुकेटेड होना क्यों जरूरी है, बताइए। अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो हमारे लिए लॉज कैसे बनाएगा? अच्छा, आपके कहने से कि एजुकेशन से लॉ मेकिंग पावर आती है, आपको क्या लगता है? अच्छा, और कोई कुछ तो मेरे माइंड में आपका आइडिया होगा ना, बोलिए। एनीथिंग? सर तो पढ़ा हुआ नहीं होगा तो हमारे लिए क्या है? अगर पढ़ा नहीं होगा तो हमारे लिए कैसे काम हो सकता है? जैसे स्टडी कोई स्टडी नहीं करा था, मैंने इसकी 30 पास कर उसको
क्लियरिटी नहीं कर सकते। अच्छा, वांट टू बी ए बैट्समैन, आपको बनना है क्रिकेटर, तो क्या उसके लिए आपको पढ़ाना होना जरूरी है? जरूरी है? नहीं है। आपको बैटिंग करनी आनी चाहिए ना, सीधी सी बात है। आपको बनना है फुटबॉलर, तो आप स्कूल जाके क्या करोगे? वही काम करो ना। ठीक ऐसे ही एक पॉलिटिशियन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको सोसाइटी की समझ होना। गांव के अंदर भाई लोग क्या बोलते थे कि बड़े बुजुर्ग हैं, इनको दुनिया की समझ है, एजुकेटेड नहीं होते थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना होता है, उनका जो नॉलेज है वो उतनी होती है सोसाइटी से कि वो आपको एक अच्छा फैसला सुना सकते हैं कि इस काम को कैसे करना है। बात समझ आ रही है? फिर एक चीज बेटा ये होगी, अगर हम बात करें मोरल कम्पास पे कि उनको नॉलेज होती है सोसाइटी के बारे में, तो करते हैं। बट दूसरा जो एस्पेक्ट है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अरे डेमोक्रेसी किसे कहते हैं बेटा? अरे लोकतंत्र। डेमोक्रेसी पता आप लोग को? डेमोक्रेसी लोकतंत्र तो बड़ा हिंदी में नाम हुआ। डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड एवरीवन इज इक्वल। हाँ या ना? यस सर। डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि आप सब बराबर हैं, irrespective of gender, irrespective of caste, irrespective of color, irrespective of religion, irrespective of language, creed, and irrespective of your knowledge and creed of your education. आप सब बराबर हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप पीएचडी हैं, सरकार की नजर में दोनों व्यक्ति बराबर हैं। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाए तो क्या अखबार में छपता है कि एक पीएचडी वाले व्यक्ति का मर्डर हो गया? नहीं, क्या छपता है? एक व्यक्ति का मर्डर हुआ। अगर एक अनपढ़ व्यक्ति की मौत हो जाए एक्सीडेंट में तो क्या बोला जाता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति मारा गया एक्सीडेंट में? नहीं, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हर कोई इक्वल है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी है। तो आप इलेक्शन के अंदर किसी को डिमोरलाइज कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। क्या आपको वोट देने के लिए एजुकेटेड होना जरूरी है? नो सर। नहीं, आपको भी तो बोल सकते हैं ना कि आपको जब नॉलेज ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो आपको क्या पता वोट देना किसको है? तो आपसे वोट राइट आपका छीन है? नहीं ना। तो जब आपका वोटिंग राइट नहीं छीना जा रहा तो किसी का इलेक्शन में कम्पीट करने का राइट आप कैसे छीन सकते हैं? अक्सर लोग ऐसा बोलते तो हैं कि लीडर्स का एजुकेटेड होना जरूरी है, एजुकेटेड नहीं होंगे तो कैसे अच्छे डिसीजन लेंगे, बट एक्चुअली में उसका डिसीजन लेने से कोई मतलब नहीं होता एजुकेशन का। एजुकेशन आपको वे ऑफ लिविंग सिखा सकता है, आपको जॉब दिला सकता है, बट सोसाइटी की जो नॉलेज होती है वो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। समझ में आ रही है बात? उसके लिए आपको एजुकेटेड होना जरूरी नहीं होता है। समझ में आएगी बात सबको? बेसिक समझ में आया? ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि जो व्यक्ति इलेक्शन में कम्पीट करना चाहे उसको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है? वो फॉर्म भरकर उनको कहाँ पे देना होता है? जो भी उनके आसपास ऑफिस होता है इलेक्शन का, वहाँ पे उनको ऑफिस जमा करना होता है। इसके साथ ही उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योरिटी किसे बोलते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट किसको बोलते हैं पता है? आप में से किसी बच्चे ने घर में कभी वाईफाई लगाया? जी सर। जब वाईफाई लगाते हैं तो वो एक सिक्योरिटी लेते हैं आपसे, 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, और क्या बोलते हैं कि जब आप इलेक्शन कटवाएंगे तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। होता है ऐसा? हाँ या ना? उसको क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक ऐसा ही कब होता है? जब आप इलेक्शन कमीशन के साथ जाके आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होता है। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक फिक्स होता है कि कितने परसेंट वोट आपको मिलने चाहिए। देखिए, जब आप नॉमिनेशन करते हैं तो सरकार का काम बढ़ जाता है। मान लीजिए कि सरकार की एक ईवीएम मशीन है, देखिए आप लोगों ने ईवीएम मशीन यहाँ पे नाम लिखे हैं, साइन बनाया है, यहाँ पे आगे बटन दिए हुए हैं, बटन दिए हुए हैं, ठीक है? मान लीजिए एक ईवीएम मशीन के ऊपर फॉर एग्जांपल कह रहा हूं मैं 12 लोगों की प्लेस की जगह है, फॉर एग्जांपल कि 12 लोगों का नाम यहाँ पर रखते हैं, 12 बटन दिए हुए हैं। बट अगर एक एरिया ऐसा है जहां पे इलेक्शन में खड़े हो गए कितने लोग? 13 लोग, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक ईवीएम और लगानी पड़ेगी इस साइड में। होता है ऐसा? मैं जब इलेक्शन में वोट देने गया था लास्ट टाइम पे, तब मेरे सामने 2 ईवीएम मशीन थी,
बिकॉज नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा थे, उन्होंने नॉमिनेशन किया हुआ था। हालांकि उसमें से 90% ऐसे थे जिनको 100 वोट भी नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार का खर्च में बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया, पता भी है कि नहीं होने वाला कुछ, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। हालांकि उसको आप गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज दे ऑल आर इक्वल, सबके पास राइट है, अधिकार है सबका इलेक्शन कंप्लीट करने का। तो इस केस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराती है। वो सिक्योरिटी जो होती है, अगर उनको फिक्स होता है कि अगर आपको इतने परसेंट वोट आए, एक फिक्स होता है, मुझे देखने के लिए कितना होता है, बट मान लीजिए कि 100 वोट पड़े, उनको बोल देंगे भाई अगर कम से कम 10 वोट आपको मिल गए तो आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी। और अगर 10 भी नहीं मिले ना, मतलब आपसे टाइम खराब करने आए थे ये आप जो पैसे अपने जमा किए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, समझ आ रहा है। हिंदी में जमानत जब्त होना, इसको क्या बोला जाता है, जमानत जब्त होना। और जब किसी अच्छे बड़े लीडर की जमानत जब्त होती है तो उनकी बहुत मजाक होती है डेमोक्रेसी के अंदर। बात समझ आ रही है कि कितना बड़ा लीडर है कहने के लिए, कितना बड़ा नाम है, लेकिन जमानत जब्त हो गई, मतलब कि जो एक क्राइटेरिया था, बेसिक क्राइटेरिया कि कितने वोट आपको मिलने चाहिए, वो भी आपको नहीं मिल पाए। समझ आ रहा है, मतलब ये जो खर्चा है इलेक्शन का वो कहां से निकल जाता है, इन सबको अरेंज करने का, इन लोगों की सिक्योरिटी से, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि पहले क्या होता था बेटा कि चलिए तो अब हम बात करने वाले, देखिए पहले इलेक्शन होते थे वो कैसे होते थे, एक बैलेट पेपर होता था, मतलब आज के टाइम पे तो मशीन चल रही है, पहले मशीन नहीं होती थी। क्या होता था, एक पेपर आपको मिलता था, आप जब एक पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं ना, तो कुछ जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, बैठे होते हैं, आप वहां पहुंचने से पहले आपको ना जो आईडी कार्ड होता है वो दिखाते हैं, फिर वो आपको साइन करने के लिए बताते हैं, आपको साइन कराना है रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। फिर एक व्यक्ति आपके क्लिनिक पे लिख लगाता है कि आपने वोट कर दिया, तो लास्ट में आपको कहां भेजते हैं, वोट करने के लिए। तो एक अलग पोर्शन बना होता है, उनकी तरफ से होता है कवर, आप उसमें जाते हैं, वहां पे जाकर उनके जो बटन दबाना होता है बटन आप दबाते हैं, इधर बटन दबता है, उसके सामने एक लाइट जलती है। अब इलेक्शन जो होगी साथ में मशीन लगी होती है, जो बटन आप दबाते हैं तो उसका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बटन वोट दिया है बीएसपी को, उनका चुनाव किया है हाथी एलिफेंट, तो एलिफेंट की फोटो आ जाएगी साइड में, वो आप देख सकते हैं कि आपका वोट सही गया है। अगर आपने हाथ वोट दिया है बीजेपी को, फूल जो आपका होता है कमल का फूल, उसके ऊपर आपका जो साइड में दिया है आपका वोट मतलब सही जगह पड़ा है, ठीक है। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, आपको एक मिलता था पेपर, इस पेपर के ऊपर क्या होता था, यहाँ पे व्यक्ति का नेम लिखा होता था, ठीक है, जो उसकी पार्टी है, और यहाँ पे उसका क्या होता था, उसका चुनाव चिन्ह, जो उसका चुनाव चिन्ह है वहां होता था, और यहाँ पे आगे ऐसी खाली लाइन बनी होती है, आपको क्या मिलती थी, एक और मोहर मिलती थी, वो आपको यहाँ पे मोहर लगानी होती थी, ठीक है। जो भी होता था साइंस में जैसे आदमी क्या होता है कैसा होता है ना, ये इस तरह से घुमा हुआ होता है, ठीक है, वो मोहर आपको वहां लगानी होती थी, ठीक है। तो फिर क्या होता था, मैनुअल काउंटिंग होती थी वोटों की, तो वो उनको बोलते थे मतदान पेटी बोलते थे, उन बॉक्स में मन कहता था सारी पेपर होते थे, उसको फिर लेकर के करके उनको काउंट करते थे मैनुअली, लोग काउंट करते थे कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस था, है ना, बहुत टाइम लगता था। बट अभी क्या होता है, ईवीएम के थ्रू वोटिंग मशीन है, सिस्टम को अटैच करना है, वो बता देगी कितने वोट किस पार्टी को, कितने वोट किस पार्टी को मिले हैं, उससे एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया बेटा। अगर हम बात करें कि किन लोगों को इलेक्शन के अंदर कंप्लीट करने से मना की जाती है, एक तो जो बताया आपको जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं, इसके अलावा उनको अलाउ नहीं करते, और उनकी जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी और एसेट्स जो होते हैं, एक व्यक्ति है जब वो अपना पर्चा भरता है, तो दोनों नाम लेते हैं कि पर्चा भरना मतलब नामांकन करना। जब कोई व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है, इसके लिए नॉमिनेशन करता है इलेक्शन के लिए, तो उसको अपनी जो प्रॉपर्टी है और अपनी जो लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी और लायबिलिटी आपको समझाएंगे, जो आपके टीचर है इको वाले, वो समझेंगे क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, संपत्ति मतलब आपके पास कितनी कारें हैं, कौन कौन सी कारें हैं, कितने आपके पास जमीन है, कितने आपके घर हैं, समझ आ रहा है, कितना आपके पास गोल्ड है, कितना आपके पास कैश है, कितना आपके पास बैंक में मनी है, वो क्या कहलाती है, आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। और लायबिलिटी क्या होती है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया हुआ है ना, कितने रुपए का आपके ऊपर कर्ज है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्या करनी होती है, पब्लिक करनी होती है। पब्लिक करनी होती है मतलब आपको चुनाव आयोग को देनी होती है, इलेक्शन कमीशन को देनी होती है कि भाई मेरे ऊपर कितने रुपए का कर्ज है, कितने मेरे पास पैसा है, ये मेरे ऊपर संपत्ति है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आम जनता होती है उनको ये
एक तरह से ऑप्शन मिल जाता है चूज करने का कि हम किस व्यक्ति को चुने। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इसकी इतनी इनकम तो है नहीं, बट उसके पास संपत्ति बहुत बड़ी है, मतलब उसने कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से कमाई है, तो आप उसको चाहे तो वोट ना दें। बात समझ आ रही है? ये सारी चीजें होती हैं। आगे बेटा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट की हम हमारे बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि वो जरूरी नहीं होती है, लेकिन उसकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको बताना पड़ता है कि मेरी एजुकेशन ये है। अगर वो अनपढ़ है उसको बताना पड़ेगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है और नहीं है, जो भी है, मतलब जितनी उसकी एजुकेशन है वो उसको डिस्क्लोज करनी होती है। मतलब अपने ऊपर कोई भी केस हो वो बताना पड़ता है, अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है और अपनी एजुकेशन जो है वो आपको बतानी पड़ती है आम पब्लिक को कि हाँ मेरे ऊपर सब कुछ ये है, मेरे लिए एक्चुअली वो चीज़ है वो ये है। लेकिन जो हमारे जो लीडर्स हैं बहुत होशियार होते हैं, प्रॉपर्टी के नाम पर रखते नहीं है। पता है ना आपको? एक बार हमारे जो देश के लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि नागरिकों ने अपना करना है तो वो अपने नौकरों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं ट्रांसफर, नौकरों के नाम पर कर देते हैं कि नौकर तो अपने घर ही रहता है, उससे ले लेंगे करेंगे। ये बता रहा हूँ मैं आपको रियलिटी, जो आपको सुनने को ऐसा नहीं मिलेगी, वो सुनने के लिए पड़ता है, क्योंकि रियलिटी है। ठीक है, चलिए आगे इस सारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना होता है, इससे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वोटर्स को कि वो डिसीजन ले सकें कि उनको किस कैंडिडेट को वोट देना है। चलिए आगे बढ़ बेटा है आपका इसमें इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन किसको बोलते हैं? देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो गांव में गाड़ियां घूमती हैं, रैलीज होती है ना, रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन कैंपेन बोलते हैं। इलेक्शन कैंपेन का मतलब है बेसिकली प्रमोशन करना, अपनी पार्टी का प्रमोशन करना क्या कहलाता है? इलेक्शन कैंपेन। इसके इलेक्शन कमीशन एक टाइम लिमिट सेट करता है, 2 वीक का टाइम होता है, स्पेशली जो 2 वीक्स होते हैं इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले 2 वीक के आसपास बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, बहुत ज्यादा लोग यहाँ से वहाँ देखा होगा आपने जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, गाने चलते रहते हैं। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, मुझे ना पता है आपको, पहले तो सब कुछ नहीं था, अभी इंटरनेट पे टीवी पे कितने ऐड में आपको जितने होंगे सब चीजें। ठीक है, तो जो मेन पर्पस होता है बेटा इलेक्शन का, वो लोगों को एक ऑप्शन देना कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। ये मतलब है ना, इलेक्शन का मतलब क्या है कि लोगों को एक अवसर देना कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुन सके। बट उसके लिए लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारे सामने ऑप्शन है कौन से, है ना। तो लोगों को ये ऑप्शन बताना कि भाई हम भी हैं और हम भी हैं, इलेक्शन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने को जो है वो चुनाव का प्रचार जो है वो करते हैं। ठीक है, आगे बात करें, सबसे पहले बहुत जरूरी है एक फ्री एंड फेयर ओपन इस बात का डिस्कशन होना कि कौन बेटर हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ठीक है, और सब लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको डिस्क्लोज करते हैं। मतलब हर एक पार्टी क्या करती है, अपनी अपनी जो भी ना एक बुक टाइप छापते हैं, कह सकते हैं आप उसको बोलते हैं कि घोषणा पत्र। ठीक है, तो उसके अंदर क्या लिखा होता है कि हमारी पार्टी, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि क्या क्या नया काम करने वाली है, उस सबके बेसिस पे लोगों को बताते हैं कि हम क्या नया काम करेंगे और हमने पिछली गवर्नमेंट में क्या किया था। तो जो पार्टी गवर्नमेंट होती है वो क्या बताती है, पिछली गवर्नमेंट ने क्या खराब काम किए हैं, यही होता है ना। जो पार्टी गवर्नमेंट से बाहर होती है वो गवर्नमेंट की बुराइयां बताती है, जो पार्टी गवर्नमेंट होती है वो अपनी अच्छाइयां बताती है, और साथ ही क्या बताते हैं कि हम आगे क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे लोगों के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने लिए ये चूज कर सकें कि उनको किसको वोट देना है। एक्चुअली में होता क्या है, लोग वोट किसको देते हैं, अपनी कास्ट को वो तो पहले जाके वही है, लेकिन जो है तरीका वो वही। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि इस पीरियड में क्या होता है कि जो व्यक्ति, जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं वो लोगों से जाके मिलते हैं, चाहे फेस टू फेस मिले, चाहे रैलीज में मिले, या फिर अगर आप देखें तो टीवी के ऊपर हर समय न्यूज आ रही होती है, किसकी आ रही होती है, इलेक्शन की आ रही होती है। अभी इलेक्शन हुआ बिहार के अंदर, तो देखा होगा आपने बिहार इलेक्शन की, आज रिजल्ट है, आज रिजल्ट है। ठीक है, आज पूरे दिन भी ना न्यूज पे कोई चल रहा होगा इलेक्शन का, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं बिहार का आज वोट खुल रहे हैं। जो हमने बात की अभी, जब न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये सब के अंदर इलेक्शन रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भरी होती हैं। बट इलेक्शन कैंपेन जो है एक्चुअली वो सिर्फ नहीं होता, पार्टी शुरू कर देती है पहले से, साल पहले से जाती है इलेक्शन के लिए काम करने के लिए। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
इसके लिए महीनों से सालों पहले तक जाके इलेक्शन के लिए काम करने के लिए। जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो फोकस इस बात पे करती है कि पब्लिक अटेंशन किस तरह से अपने ऊपर लिया जाए, जो भी बड़े इश्यूज हैं उनके बारे में कैसे बात की जाए, और पब्लिक के पास पहुंच के उनको ये बताएं कि हम अपने लिए क्या नया काम करने वाले हैं। इसके लिए वो तरह तरह के स्लोगन नारे होते हैं वो लॉन्च करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो तब उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, मतलब रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, ये 1971 के लोकसभा इलेक्शन की बात है। इस तरह से ही जब अगली पार्टी अगला इलेक्शन हुआ तो तब जो जनता पार्टी थी उनके अपोज में, तो जनता पार्टी ने क्या नारा दिया था, सेव डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को बचाओ, मतलब बिकॉज उससे पहले क्या हुआ था, इमरजेंसी थी। हमने इसके बारे में भी आज से बात करेंगे इमरजेंसी क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 1977 के इलेक्शन में उन्होंने ऐसा बोला था। आगे एक इलेक्शन हुआ तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर एक नारा दिया गया था, लैंड टू द टिलर, मतलब किसान को ही जमीन मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे था एक नारा दिया गया था 1983 के इलेक्शन में आंध्र प्रदेश के अंदर, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, यानी कि जो तेलुगु लोग हैं उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बचा के रखा जाए। मतलब इस तरह के नारे दिए जाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ लेके आ सके। अभी मोदी जी का नारा दिया था, आपकी बात मोदी सरकार क्या था बेटा, आपकी बात मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ये तो बहुत से नारे होते हैं बेटा, जो गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग टाइम पे नारे इस तरह का देती है। ठीक है, चलिए आगे बेटा देखिए, तो जो इलेक्शंस होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें कोशिश करती है इलेक्शन जीतने का, लेकिन इनको किसी भी तरह का अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इसके लिए एक संस्था हमने बनाई, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के टाइम पे एक्टिव हो जाता है और सारी पावर उसके हाथ में आ जाती है इलेक्शन को लेके। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन को सही से कराना, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि कई जगह पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उस केसेस में इलेक्शन कमीशन क्या कर देता है, इलेक्शन को उस स्पेसिफिक एरिया के कई बार नल एंड वॉइड करके वहां पे इलेक्शन भी किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चांस क्या है कि सब लोगों को फ्री एंड फेयर और इक्वल चांस मिले कम्पीट करने का, और हमारे इलेक्शन लॉज के हिसाब से किसी भी पार्टी कैंडिडेट को क्या करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए पहली बात तो वो लोगों को लालच देके या धमका के वोट ना ले। बट क्या होता है गांव में, पता होगा आपको, लालच दे जाता है, लालच चीज का मतलब नहीं पता होगा सब बच्चों को। हाँ, पार्टी चलती है गांव के अंदर। ठीक है, आगे कास्ट या धर्म के नाम पे लोगों से वोट ना मांगे। बट इंडियन डेमोक्रेसी में हो क्या रहा है, सारी राजनीति किस बेस पे हो रही है, जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे। आपको पता है हर एक कास्ट की, हर एक धर्म की अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं आज इंडिया के अंदर, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति एक स्पेसिफिक कास्ट से है तो वो किस पार्टी को वोट देगा, कोई एक धर्म से है तो किस पार्टी को वोट देगा। ये इंडिया की एक रियलिटी बन चुकी है। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। आगे है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह के रिसोर्स का यूज नहीं कर सकती है, मतलब जो भी सरकारी संपत्ति है, सरकारी पैसा है, उसको गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन में यूज नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि जो गाड़ियां होती हैं या फिर जो प्लेन वगैरह होते हैं वो भी सरकारी प्लेन या गाड़ियां नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन में यूज होने के लिए, जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी है। हाँ, उसके स्पेसिफिक रूल होता है, क्योंकि अब मान लीजिए कि देश के पीएम है, उनको सरकार से गवर्नमेंट गाड़ी मिली हुई है, अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो कैंपेन के लिए वो गाड़ी यूज नहीं कर सकते। अपने नॉर्मली वो ऑफिस पे जाएंगे, किसी ऑफिशियल वर्क पे जाएंगे तो बिल्कुल सीधी बात है वो काम को करेंगे, जो भी उनकी गाड़ी उनको मिली है, उनको प्लेन है, जो भी कुछ है। बट अगर उनको पर्सनल अपने पार्टी का कैंपेन करने जाना है, बीजेपी के लिए कैंपेन करने जाना है, तो उसके लिए वो सरकारी संपत्ति का, सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे है कि जो इसके लिए रूल बनाया गया है वो क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 25 लाख रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता है अगर लोकसभा चुनाव है, और ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है 10 लाख रुपए फॉर लिमिटेड असेंबली इलेक्शन। यानी कि जो असेंबली इलेक्शन होते हैं स्टेट के, तो उसमें एक जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट है, वो 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है, जबकि ये तो बहुत कम अमाउंट है। वो लोग पता नहीं कितने खर्च करते हैं, कोई ज्यादा खर्च हो तो गांव में कर लेते हैं। यहाँ पे जब इलेक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं
इलेक्शन कमीशन है इलेक्शन की डेट बनाता है, किस डेट को इलेक्शन होगा, किस डेट को काउंटिंग होगी। देखिए पूरे देश के अंदर एक साथ इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत इंडिया से यूज करते हैं, है ना। तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, इंडिया के अंदर इलेक्शन के लिए क्या होता है, पूरा एक महीना इलेक्शन चलता है, पता होगा आपको कि अभी हमारे इलेक्शन किस दिन है, वहां पे इलेक्शन किस दिन है। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन की डेट होती है वो अलग अलग होती है। तो ये महीने भर इलेक्शन चलता है। काउंटिंग में हालांकि एक ही होती है, काउंटिंग एक साथ होती है, ठीक है। तो इस समय पे क्या हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, ठीक है। इसके हिसाब से कोई भी पार्टी जो कैंडिडेट होता है वो किसी भी वर्शिप या इलेक्शन जो वर्शिप होता है, जैसे कि मंदिर मस्जिद ऐसा कोई जगह होती है, वहां पे जाकर इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता, मतलब धार्मिक भावनाओं के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है, ठीक है। जब आपको मैंने बताया गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकता है। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो कोई भी जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो किसी भी नई योजना का घोषणा नहीं कर सकता है। जब इलेक्शन की घोषणा हो गई उसके बाद कोई मंत्री ये चाहे कि मैं एक नई घोषणा का कार्यभार करूंगा और इससे लोगों से मुझे वोट मिल जाएंगे कि मैं किस तरह सड़क बनवाऊंगा या कोई बनवाऊंगा या डेवलपमेंट कराऊंगा, इस तरह की बड़ी योजना की घोषणा कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है, वो इलीगल हो जाता है। मतलब ये क्या होगा कि आप लोगों को इस तरह क्या दे रहे हैं, लालच वोटिंग के तरह से, ठीक है। चलिए आगे बेटा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग आपको ऑलरेडी पता है, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो पोलिंग है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दुनिया के किसी और देश में पोलिंग इंडिया ने दिया है। पता है आपको, इंडिया की जो एवरेज पोलिंग होती है वो यूएस से ज्यादा होती है। आपको जैसे मैंने बताया था, इंडिया के अंदर इंडिया ने ये एक सिस्टम किया है कि कोई भी व्यक्ति वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता हो, दूर से दूर जंगलों में रहता हो, कहीं भी रहता हो, उसको मैक्सिमम जो ट्रैवल करना पड़े वोट देने के लिए वो है 2 किलोमीटर। मतलब हर एक व्यक्ति के घर से, चाहे वो कितना दूर रहता हो, कहीं भी रहता हो, मैक्सिमम 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही उसको क्या मिलना चाहिए, पोलिंग बूथ मिलना चाहिए। आपको पता है एक व्यक्ति है गुजरात के अंदर जो गिर फॉरेस्ट है, जहाँ पे लाइन पर जाते हैं ये लाइन, तो गिर फॉरेस्ट के अंदर एक महल है, एक मंदिर है। उस जंगल के वो अकेले निवासी हैं उस एरिया के, और वहाँ उनके अलावा कोई नहीं रहता, अकेले रहते हैं वो उस मंदिर में, और आसपास कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है। तो कई किलोमीटर तक कोई गांव, कोई बस्ती, कुछ नहीं है। उस अकेले व्यक्ति के लिए हर साल वहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पोलिंग बूथ लगाया जाता है और वो वोट करने आते हैं, और अकेले वोटर होते हैं। उस वोटिंग लिस्ट के अंदर अकेले का नाम होता है। इंडिया दुनिया में अकेले ऐसा करते हैं, तो ऐसा करता है, और दुनिया कोई गलती नहीं करता। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कल अवधि का होगी हमारी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक वॉइस चैनल है, वॉइस न्यूज वीडियो। लोकल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। पोलिंग बूथ कहाँ बनते हैं, स्पेशली ज्यादातर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है और मेजॉरिटी जो स्कूल्स होते हैं, आप लोगों को देखा होगा आपने, जो गांव का जो सरकारी स्कूल होता है वहीं पे अक्सर क्या बनता है, पोलिंग बूथ बनता है। वहां पे लोग आते हैं अपने अपने हिसाब से लाइन लगा के, सब लोग वोट डालते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिंग बोलते हैं, ठीक है। कि जब वोट अंदर चला जाता है तो ऑफिशियल्स जो होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वही व्यक्ति है जो वोट देने आया है, अपना वोट डाल रहा है, कोई वोट नहीं डाल रहा है, ठीक है। उसके वो जो पत्र वगैरह होते हैं, क्या मतलब आईडी कार्ड वगैरह, उसको मैच करते हैं, सर वोट देते हैं, अंदर जाता है, वोटिंग देता है, वोट शुरू करता है, एजेंट उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको अलाउ किया जाता है वोटिंग करने के लिए, जो व्यक्ति इसको जो भी लीगल वोट करना आया है, ठीक है। आगे आपको मैंने बताया कि पहले कोई बैलेट पेपर होता था, वोटिंग सबको पता है किसका होती है, ईवीएम मशीन से होती है, ठीक है। चलिए, तो ये जो ईवीएम मशीन्स हैं इनको फिर बाद में लेके जाते हैं, स्टोर करते हैं, और जहां पे इनको वहां पे सिक्योर करके रख दिया जाता है। जो वोटों की काउंटिंग होने वाली होती है कुछ दिनों के बाद, तब ईवीएम मशीन को निकाल के इनको वोट किया जाता है, और इनसे कोई वोट्स है वो चेक किए जाते हैं, ठीक है। जब ये चेक किया जाता है कि सब कुछ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो जो व्यक्ति उसी तरह जीता होता है वो हम क्लियर कर देते हैं कितने वोट से वो जीता है, रीच को क्लियर कर देते हैं, और उसको फिर टीवी वगैरह की न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। चलिए